हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक टू ऑप्टिमिस्टिक जीत चैनल। तो आज के टॉपिक ऑफ द डे में हम लेकर आए हैं एमिशंस गैप रिपोर्ट 2022 यानी कि उत्सर्जन गैप रिपोर्ट 2022। तो आज इस रिपोर्ट में ऐसा क्या खास है कि ये हमारे टॉपिक ऑफ द डे में है। तो आइए चलिए हम इसको देखते हैं क्या इसमें खास बातें हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जो उत्सर्जन गैप रिपोर्ट है यानी कि एमिशंस गैप रिपोर्ट है, ये कौन लाता है? तो ये लाता है यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, क्या है? यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम ये रिपोर्ट लेके आता है। अब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि यूएनईपी यानी कि यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम क्या है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रोग्राम ये क्या है। तो ये लीडिंग ग्लोबल इन्वायरमेंटल अथॉरिटी है। ठीक है, ये वैश्विक स्तर पे एक लीडिंग अथॉरिटी है इन्वायरमेंटल इशूज़ के लिए। और ये 5 जून 1972, ठीक है, 5 जून 1972 को इस्टेब्लिश होती है। और ये क्या करती है? ये सेट करती है कुछ ग्लोबल इन्वायरमेंटल एजेंडा। ठीक है, जो ग्लोबल इन्वायरमेंटल एजेंडा होता है ये सेट करता है यूएनईपी, और इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी केन्या में। ठीक है, ये कुछ रिपोर्ट्स जारी करता है, जैसे कि आपकी एक रिपोर्ट तो यही है एमिशंस गैप रिपोर्ट 2022। तो एमिशंस गैप रिपोर्ट आपका जारी करता है यूएनईपी। उसी तरीके से यूएनईपी कुछ और रिपोर्ट्स भी जारी करता है जिनको हम बोलते हैं एडाप्शन गैप रिपोर्ट, ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक, फ्रंटियर्स, इन्वेस्ट इनटू हेल्दी प्लैनेट। ये कुछ रिपोर्ट्स हैं। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, एमिशन गैप रिपोर्ट, एडाप्शन गैप रिपोर्ट, ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक, फ्रंटियर्स और इन्वेस्ट इनटू हेल्दी प्लैनेट। ये आपकी हो गई रिपोर्ट जो कि यूएनईपी इशू करता है, जारी करता है। कुछ कैंपेन इसने चलाए हैं, जैसे बीट पॉल्यूशन, UN 75, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे और वाइल्ड फॉर लाइफ। ये कुछ कैंपेन्स हैं। एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं, इन कैंपेन्स को याद रखिए, कभी भी एग्जाम में पूछे तो आप बताएंगे कि ये यूएनईपी ने चलाई थी ये कैंपेन। तो ये कैंपेन है बीट पॉल्यूशन, UN 75, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे और वाइल्ड फॉर लाइफ। इसके अलावा अब ये आपका होगा यूएनईपी के बारे में। अब हम आते हैं रिपोर्ट पे। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे रिपोर्ट का टाइटल क्या है, रिपोर्ट का शीर्षक क्या है। देखिए, चूंकि रिपोर्ट यूएनईपी ने निकाली है तो वो इंग्लिश में है, तो इसको आप देवनागरी में लिख सकते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन जो आपका है वो यही होगा। ठीक है, जो आपका उच्चारण होगा वो जो इंग्लिश में है वही उसका उच्चारण हिंदी में भी होगा। उसको लिखने में आप देवनागरी लिपि में लिखना चाहते तो लिख सकते हैं। तो अभी होने वाला है COP 27। ठीक है, COP 27, COP 27 क्या होता है? कॉप मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यानी कि जो यूएनईपी की पार्टीज हैं, यूएनईपी में जो सदस्य हैं उनकी जो मीटिंग होती है उसको बोलेंगे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 होने वाला है, और 26 जो है वो आपका हो चुका है। तो 26 आपका जो हुआ था COP 26 वो हुआ था ग्लासगो, यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में एक जगह है ग्लासगो, वहाँ पे COP 26 हुआ था। अब 27 होने जा रहा है। तो COP 27 के पहले यूएनईपी ने एक रिपोर्ट निकाली। ठीक है, ये एमिशन गैप रिपोर्ट, और इसका टाइटल क्या है? एमिशन गैप रिपोर्ट 2022, द क्लोजिंग विंडो, क्लाइमेट क्राइसिस कॉल्स फॉर रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। द क्लोजिंग विंडो, क्लाइमेट क्राइसिस कॉल्स फॉर रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। मतलब यही कि सोसाइटी के रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो है वो क्लाइमेट क्राइसिस हो रहा है और ये क्लोजिंग विंडो है। ठीक है, ये क्लोजिंग विंडो है। तो ये शीर्षक था इसका। इसमें क्या कहा गया है इस रिपोर्ट में? ठीक है, इस रिपोर्ट में कहा गया कि जो 7 सबसे बड़े उत्सर्जक देश हैं, यानी टॉप 7 एमिटर्स, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा उत्सर्जन करते हैं, एमिशन करते हैं, वो है चाइना, यूरोपीय यूनियन, इंडिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, रशियन फेडरेशन और USA। ठीक है, चाइना, एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए, चाइना, यूरोपियन यूनियन 27, इंडिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, रशियन फेडरेशन और USA। और ये 7 टॉप एमिटर्स हो गए, सबसे बड़े उत्सर्जक हो गए। इसके साथ ही साथ जो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय जो परिवहन है, ये सब मिला के 55% ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन किया है इन्होंने 2020 में। 2020 में इन 7 देशों ने, प्लस जो अंतर्राष्ट्रीय परिवहन है, जो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट है, इन सब ने मिल के ओवरऑल 55% जो भी पूरे दुनिया में जो ग्लोबली जो ग्रीन हाउस गैस का
उत्सर्जन हो रहा है, जो एमिशन हो रहा है 2020 में 2020 में, उसमें इन्होंने 55% जो है वो कंट्रीब्यूशन दिया है, ठीक है, केवल इन 7 कंट्रीज़ ने, और जो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट है उसने, बाकी कंट्रीज़ को तो छोड़ दीजिए। तो ये सबसे बड़ी चीज़ थी। अब अच्छा, ये 2020 की बात है, उस समय आपका कोविड इरा भी चल रहा था। 2021 में, जो इसमें नहीं मैंने लिखा है, आप ये जान लीजिए कि 2021 में ये परसेंटेज और बढ़ा है, अराउंड ये इसका करीब करीब मान के चलिए 63 या 4% प्लस हो गया था। यानी कि कोविड के टाइम पे तो 55% था, उसके बाद तो और भी बढ़ गया इनका कंट्रीब्यूशन। तो इसी से आप हालात समझ सकते हैं। इसके बाद कह रहा है कि कलेक्टिवली G20 मेंबर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 75% ऑफ ग्लोबल GHG एमिशन, यानी जो ग्लोबल, जो वैश्विक स्तर पे जो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन है, जो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन है ओवरऑल, उसमें 75% कंट्रीब्यूशन कौन दे रहा है भैया? उसमें 75% एमिशन G20 मेंबर्स कर रहे हैं। G20 मेंबर्स क्या कहते हैं? ये कुछ देशों का एक ग्रुप है, कुछ कंट्रीज़ का ग्रुप है, और ये हमारी विकासशील अर्थव्यवस्थाएं इसमें शामिल है, विकसित भी शामिल है। तो इसको आप एक बार इसको सर्च करिए, G20 मेंबर्स क्या होते हैं, और कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कौन कौन से मेंबर हैं G20 कंट्रीज़ में। इसके बाद है ग्लोबल एवरेज पर कैपिटा GHG एमिशन वॉज 6.3 टन्स ऑफ CO2 इक्विवेलेंट इन 2020। 2020 में 2020 में जो आपका ग्रीन हाउस गैस एमिशन था, यानी कि जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन जो था, वो प्रति व्यक्ति पूरे विश्व में जो एक एवरेज है, ठीक है, जो पूरे ग्लोबली जो एवरेज है पर कैपिटा, वो है 6.3 टन्स। और यहाँ पे एक थोड़ी सी सुकून वाली बात ये है कि इंडिया में अभी ये वर्ल्ड के एवरेज से बहुत कम है। इंडिया में पर कैपिटा जो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन हो रहा है वो केवल 2.4 टन्स है, 2.4 टन जो है प्रति व्यक्ति हम ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कर रहे हैं। विश्व स्तर पे, वैश्विक स्तर पे कितना है? 6.3 टन प्रति व्यक्ति, ठीक है। 6.3 टन पर कैपिटा जो है वो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन हो रहा है ग्लोबली। वर्ल्ड इज फॉलिंग शॉर्ट ऑफ गोल्स सेट फोर्थ इन द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट अडॉप्टेड इन 2015। 2015 में एक पेरिस समझौता हुआ 2015 में एक पेरिस समझौता हुआ था, ठीक है, पर्यावरण के दृष्टिकोण से एक समझौता होता है, एक एग्रीमेंट होता है। उसमें कुछ गोल सेट किए गए थे जिसको कि हमें उस गोल को अचीव करना था, जिसमें हम कंटिन्यू फेल हो रहे हैं, ठीक है। और मतलब अभी जो कंडीशन है, ये गोल तो सेट हुआ है 2030 के लिए, ठीक है, लेकिन जिस हिसाब से कंडीशंस चल रही हैं, लग नहीं रहा है कि हम उस गोल को कभी पूरा भी कर पाएंगे। ये इस रिपोर्ट में इसकी की फाइंडिंग है। फिर क्या कह रहा है कि पेरिस एग्रीमेंट डिफाइंड अ ग्लोबल वार्मिंग लिमिट ऑफ 2 डिग्री सेंटीग्रेड अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल, प्रिफरेबली 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड, विच इफ एक्सीडेड कैन रिजल्ट इन एक्सट्रीम वेदर, हीट वेव्स, ड्रॉट, वाटर स्ट्रेस एटसेट्रा। क्या कह रहा है कि भैया देखिए, पेरिस एग्रीमेंट ने एक ग्लोबल वार्मिंग लिमिट जो है वो डिसाइड की थी कि वैसे तो कोशिश करनी है कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, ठीक है। उन्होंने कहा कि जो लिमिट हमारी होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए ग्लोबल वार्मिंग की? 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 1.5 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। हाँ, लेकिन ये है कि हम उसको मैक्सिमम 2 तक मान सकते हैं, लेकिन 2 से ऊपर जो है वो खतरनाक है। हमें प्रीफर करना है कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड हो, बट अगर किसी वजह से, अगर मान लिया चूँकि अभी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है बहुत सारे देशों में, तो अभी अगर बहुत हम लिमिट भी माने तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमें लिमिट करना है, जो कि हमें लग नहीं रहा कि हम कर पाएंगे। अच्छा, ये जो रिपोर्ट थी, ये रिपोर्ट करते, इस रिपोर्ट का काम क्या था, ठीक है, ये रिपोर्ट ने मतलब क्या बेसिक बात कहनी थी? तो ये असेस करती है गैप को बिटवीन एंटिसिपेटेड एमिशन इन 2030 एंड लेवल्स कंसिस्टेंट विद द 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 2 डिग्री सेंटीग्रेड टारगेट्स ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट। मतलब ये गैप जो है उसका आकलन करेगी, उसको असेस करेगी, ठीक है, उस गैप का आकलन करेगी। किसके गैप का? दो गैप किसके किसके बीच में? एक तो जो एमिशन हो रहा है 2030 में, ठीक है, 2030 के लिए जो एमिशंस जो एंटिसिपेटेड है, जो अनुमानित है कि इतना एमिशन होगा 2030 में, वो, और जो लेवल इसमें पेरिस एग्रीमेंट में डिसाइड किए गए थे 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड और 2 डिग्री सेंटीग्रेड के टारगेट, उनके बीच में जो भी अभी मतलब हमें टारगेट तब अचीव करना है, बट अभी उनमें गैप क्या चल रहा है, ये हर साल हमको ये रिपोर्ट बताती है, ठीक है। और ये रिपोर्ट जो आई है, ये 30th एडिशन है, 13वां संस्करण है इस रिपोर्ट का,
जो 2022 में आई है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हैं। फिर नेशनल प्लेजेस सिंस COP26 ग्लासगो यूके मेक अ नेग्लिजिबल डिफरेंस टू प्रेडिक्ट 2030 एमिशंस। वही बात वही है कि जो COP26 में जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 हुई थी ग्लासगो यूके में, उसमें देशों ने प्लेज ली थी, बट उससे कोई खास डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, और अब हम बात करते हैं इंडिया की, कि इंडिया ने इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, जो एमिशंस है उसको रिड्यूस करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं। आपको ये याद रखने हैं, ये आपको मेंस में कोट करने होंगे। जब अगर एमिशन से रिलेटेड आप टॉपिक लिख रहे हैं मेंस में, अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं और उसमें अगर एमिशंस की बात चल रही है, तो इंडिया ने क्या स्टेप उठाए हैं उनको हमें ज़रूर पॉइंट आउट करना होता है। वो हमें एक्स्ट्रा मार्क्स हमेशा दिलाएंगे और हमारे क्वेश्चन, हमारे आंसर को थोड़ा सा अच्छा दिखाएंगे। तो इसमें सबसे पहले है, जो हम लोग पढ़ते हैं ना, कि हम लोगों ने सुना है, आप लोग जो लोग भी बाइक वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है, तो आप लोगों ने सुना कि BS4 की जगह BS6 आ गई। BS6 क्या होता है? तो BS का मतलब होता है भारत स्टेज 4, जो कि पहले हमारी बाइक्स BS4 हुआ करती थी, अब उनको कर दिया गया है BS6। तो एक्चुअल में ये कुछ एमिशन नॉर्म्स हैं, मतलब कि जो BS6 के इंजन्स होते हैं वो कुछ उत्सर्जन की नॉर्म्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, जिससे कि एमिशन कम होता है। तो BS4 की जगह हम BS6 यूज़ करने लगे, पहली बात। उसके बाद हम उजाला स्कीम की बात करेंगे, जहाँ पे चूल्हे पे आग की जगह अब गैस चलती है, तो उससे कम एमिशन होता है। ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है, ये इंडिया ने ही शुरू किया था, इंडिया इसका ओरिजिन कंट्रीज़ में से है। और नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ये इंडिया लेके आया था, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। और एथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया, मतलब कि जो हमारा फ्यूल है उसमें एथेनॉल को जो यूज़ करना है, ठीक है, धीरे धीरे एथेनॉल का यूज़ में बढ़ाना है 2025 तक, यानी 2025 तक। ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो इंडिया ने लिए, जिससे कि हमारा जो एमिशन है वो रिड्यूस हो सके, एमिशन हमारा कम हो सके। तो ये था हमारी आज की टॉपिक, एमिशंस गैप रिपोर्ट 2022। उम्मीद करते हैं कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और बताएं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को लगातार देखते रहिए। जनरल स्टडीज़ की भी वीडियोस आ ही रही हैं, उनको भी देखिए और जितना ज़्यादा हो सके उसको शेयर करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।